Hello students, this is Abhishek Kumar SRS. Today we are going to start lecture number 3 of chemical kinetics. तो हमने लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 1 में रेट के बारे में पढ़ा। रेट क्या होता है, रेट कैसे निकालते हैं, कैसे स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है, कैसे ओवरऑल रिएक्शन का रेट निकालते हैं, कैसे किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट निकालते हैं। ये सारी बातें हो गई। रेट कांस्टेंट के बारे में पता चल गया, उसकी यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट को चेंज करते हैं या रेट जिन पे डिपेंड करता है। तो लिख लो हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of reaction, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वन बाय वन देख लेते हैं। पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एंड दूसरा फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करते हैं। हाँ, अगर आपका गैसियस स्टेट में है तो प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगा। तो अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो, ठीक है। प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम पे भी, ये कंसंट्रेशन में ही आ जाता है। ये हम कंसंट्रेशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसी में ये प्रेशर भी आ जाएगा और उसी में भी अगर वॉल्यूम का भी चेंज होगा तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर है आपका टेम्परेचर पे कैसे रेट चेंज होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर। एंड फोर्थ वन इज योर कैटलिस्ट भी तो रिएक्शन का रेट अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। तो किस तरह चेंज करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो 4 मेन फैक्टर हैं जिनको हमको पढ़ना है। बाकी और 2-3 फैक्टर होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन वो रेट पे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे 5वां आप ले लो, इफेक्ट ऑफ सनलाइट का भी इम्पैक्ट पड़ता है अगर वो सनलाइट की प्रेजेंस पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। एंड 6 इज योर पीएच ऑफ द मीडियम। अगर आपकी रिएक्शन एसिड या बेस रिएक्शन है तो उसमें पीएच भी मायने रखता है। ये नॉर्मली अब जब आपकी एसिड बेस रिएक्शन होती हैं तब मैटर करता है, ठीक है ना। एंड एक और है, लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का भी इम्पैक्ट पड़ता है अगर रिएक्शन में हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर स्पीसीज हमारी पोलर स्पीसीज है तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कैसा है उस पर इम्पैक्ट करेगा। तो ये मेन 7 फैक्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा मेन जो आपकी ये स्टार्टिंग के 4 हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है। बाकी के ये 3 हैं ये हमको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये हमको नहीं पढ़ने हैं लेकिन ये जो 3 है, स्टार्टिंग के 4 ये हमारे पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस में हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फैक्टर्स। बस तो यही बचा है, ये फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे आगे। लगभग 6-7 लेक्चर में हम लोग सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, ओके। तो 1 बाय 1 हम लोग सबको इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जिसमें 2, 3 और 4 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वो तो बस
हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होता ही है, तो वो तो हम लोग अभी देख लेते हैं। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला हेडिंग डालो। फर्स्ट हेडिंग इज योर नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पे किस तरह डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी हमने 2-3 कैटेगरीज हैं, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर पहला देखें तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे कैसे नेचर करता है। देखो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्टेंट के नेचर पे। अब उसमें देखेंगे पहले अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अगर फिजिकल स्टेट के बारे में पता है तब कैसे आपका रेट चेंज होगा, ठीक है। तो हेडिंग डालो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहला तो देखो इसमें आपका फिजिकल स्टेज में सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है, अगर गैसियस फेज में रिएक्शन है तो उसका सबसे ज्यादा होता है रेट। गैसियस फेज का सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका लिक्विड फेज का होता है रेट ऑफ रिएक्शन, एंड आखिरी में आपका सॉलिड स्टेट में होता है। समझ गए, मतलब गैसियस फेज की रिएक्शन है तो उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, देन लिक्विड का, एंड लास्ट वन विल बी सॉलिड। सिमिलरली अगर आपका फेज सेम हो, मान लो अगर फेज सेम है तब आपका होमोजीनियस में सबसे ज्यादा होगा और हेट्रोजीनियस में उस पर कम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखें तो होमोजीनियस के केस में ज़्यादा रेट होगा कंपैरेटिवली हेट्रोजीनियस के। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना। अगर फेज सेम है, अगर फेज सेम है मतलब अगर दोनों अगर रिएक्शन गैसियस, दो रिएक्शन दोनों गैसियस फेज में ही है तो किसका ज़्यादा होगा, जो होमोजीनियस रिएक्शन होगी जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल होमोजीनियस फेज में होंगे उनका रेट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब देखो अगर हम दोनों केसेस से बात करें तो जो आपका रेट है वो मैक्सिमम किस में होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। अगर आपकी रिएक्शन होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है उसमें रेट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। देखो होमोजीनियस का रेट ज्यादा होता है, उधर गैसियस फेज का ज्यादा होता। तो अगर ओवरऑल देखें, अगर आपका रेट जो होगा फेज के अकॉर्डिंग देखें तो होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन होगी तो उसका जो रेट होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा कि होमोजीनियस गैसियस फेज का रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बारे में, ठीक है। नेचर में पहला पार्ट हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट के बारे में। अगर दूसरा देखें सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट अच्छा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है ना। क्यों, बॉन्ड टूटने के लिए क्या, देखो जब भी ब्रेकिंग होता है सब्सटेंस स्मॉलर पीसेस में बदल जाता है और सरफेस एरिया बढ़ता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका बढ़ता है। चाहो तो लिख लो, ऑन ब्रेकिंग द substance, on breaking the substance into smaller pieces, surface area will increase. Surface
एरिया विल इंक्रीज, और सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, तो अगर हम देखें आपका रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो कभी भी सरफेस एरिया अगर बढ़ाया जा रहा है तो ROR भी आपका बढ़ेगा। तो ये सेकेंड फैक्टर हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट भी आपका ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा? तो कोई ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये आपको डायरेक्ट मेमोराइज करनी है, डायरेक्ट ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो बोर्ड में तो आ ही सकती हैं ना, और ज़्यादा कोई बड़ा उसमें वो भी नहीं, कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड फैक्टर आता है इसी में ही आपका केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल नेचर मीन्स होता है कि हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहेगा। अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम हो जाएगा, है ना। अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से तो ये प्रोडक्ट में जाना जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो बेसिकली ये जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन। इसमें दो फैक्टर काम करते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन मतलब कितने स्ट्रेंथ है बॉन्ड में, एंड कितने बॉन्ड टूटे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन। ओके, तो देखो अब यही स्टेबिलिटी यहां पे क्या है, अगर हम लोग देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। हमने बताया था ना, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट में जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो रिएक्टेंट में ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और अगर वही दूसरी तरफ देखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स देख के आप रेट ऑफ रिएक्शन का आपसे ऑर्डर पूछ देता है, ठीक है। तो ये आपको देख के ही रिएक्शन देख के कैसे बताओगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का देख के तीन फैक्टर ध्यान में रखोगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो इसमें एग्जांपल लें, अगर ये पूछ दिया जाए आपसे कि आपके पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, CH3COH, और जो आयनाइज हो गया किसमें, एसीटेट आयन में प्लस H+ में। सिमिलरली एक और एसिड दिया गया आपका फॉर्मिक एसिड HCOH, ये भी आयनाइज हुआ क्या, HCO- प्लस H+। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें दोनों रिएक्शन में किसका रेट ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एनायन और ये एनायन, एसीटेट एनायन और फॉर्मेट एनायन में कौन सा एनायन ज़्यादा स्टेबल है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या लग रहा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है CH3 की वजह से, जिसकी वजह से इस एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी देन फॉर्मेट एनायन से। तो अगर देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन किसकी ज़्यादा होगी, HCOO- की स्टेबिलिटी आपकी क्या है, वो ज़्यादा है किससे, CH3COO- से। तो अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका ज़्यादा स्टेबल है तो ROR किसका ज़्यादा होगा, ये अगर फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकेंड रिएक्शन है, तो ROR सेकेंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है सेकेंड वाले का, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो ROR होगा वो ज़्यादा होगा। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान चीज़ें हैं, इस पर ज़्यादा जोर इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि चिल्ला चिल्ला के बार बार रिपीट कर करके बताएं,
टाइम, ये बहुत आसान चीज़ें बेसिकली हमने ये फर्स्ट, ये हमारा जो फैक्टर था वो क्या था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसको भी हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली है कि फिजिकल स्टेट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का देख के हम लोग कैसे चीज़ें करेंगे। तो अगर रिएक्शन आपकी गैसियस फेज में है तो उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा। अगर सेम फेज अगर सेम है तो होमोजीनियस रिएक्शन का ज़्यादा रेट होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो होमोजीनियस गैसियस फेज का रेट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। सिमिलरली सरफेस एरिया का अगर पता हो तो अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात उसका रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। नेचर अगर देखें तो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये बेसिकली वेरी करता है नेचर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक कर, मतलब कौन से बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहे हैं कि वीक बॉन्ड टूट रहे हैं और कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो इन सबको फैक्टर्स में ध्यान रखते हुए हमने ये लास्ट वाला है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब देखो, अगर अभी हम देखें तो अगला जो अगला फैक्टर है जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर। तो पहला फैक्टर आपको सॉरी समझ में आ गया होगा। दूसरा फैक्टर जो है आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बहुत ध्यान से समझोगे तो ऑर्डर वगैरह वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है रेट। तो देखो ध्यान से समझो, कंसंट्रेशन इक्वल टू होता क्या है, कंसंट्रेशन होता है आपका मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर यहां से देखा जाए तो कंसंट्रेशन इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मोल्स तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें, कंसंट्रेशन वाले टर्म के हिसाब से देखें अगर हम, क्या, इफ कंसंट्रेशन डबल हो गई, अगर आपकी कंसंट्रेशन आपकी डबल हो गई तो ROR क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन डबल होने पे आपका रेट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और वो कितना बढ़ना चाहिए, वो भी आपका डबल होना चाहिए। तो ROR इंक्रीजेस 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग वॉल्यूम हाफ कर दें, मतलब आधा कर दें, वॉल्यूम को हाफ कर दें, तब भी आपका वॉल्यूम हाफ कर देंगे, वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंसंट्रेशन भी आपकी फिर डबल हो जाएगी। तो अगेन आपका ROR क्या होना चाहिए, ROR इंक्रीजेस 2 टाइम्स। ध्यान से देखना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा रेट होगा, ठीक है। अभी देखो, तो कंसंट्रेशन अगर डबल करेंगे तो रेट भी डबल होना चाहिए, वॉल्यूम अगर हाफ करेंगे तो कंसंट्रेशन अपने आप डबल हो जाएगी, तो आपका रेट भी डबल होना चाहिए। तो ये तो एनालिसिस है हमारी जब रिएक्शन हमारी लिक्विड फेज में होती है। अब देखो, अगर गैसियस फेज में रिएक्शन हो या हमारा प्रेशर वाला दिया हुआ हो, अगर प्रेशर हमारे पास है तो जनरली रिएक्शन क्या होती है, गैसियस फेज में होती है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, PV इक्वल टू nRT। तो यहां से हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं, P इक्वल टू NV अपॉन RT। ध्यान से देखना, तो यहां से P इक्वल टू CRT, N अपॉन V क्या है आपका कंसंट्रेशन, R और T आपका कांस्टेंट है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ध्यान से देखिएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन मींस जब हमने देखा गैसियस फेज के लिए तो हमने अगर कंसंट्रेशन डबल की, कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो आपका रेट भी डबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो प्रेशर भी डबल होना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा गैसियस फेज में जब कंसंट्रेशन हमने डबल की, ठीक है, तो रेट जो है आपका, प्रेशर भी डबल होना चाहिए। कंसंट्रेशन डबल की तो प्रेशर भी आपका डबल हो जाएगा। लेकिन जब रेट देखा, रेट गैसियस फेज के लिए ROR इंक्रीजेस 3 टाइम्स। तो इस यहां पे कंसंट्रेशन और प्रेशर का इंपैक्ट देख रहे हैं तो अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना।
तो हमने देखा कि कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है लेकिन, और प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो मैनर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/2 की पावर प्रोपोर्शनल है, क्या है। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आता है। देखो ध्यान से समझो ये सब हमने क्यों बताया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब हमने एक्सपेरिमेंटल देखा कि कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट आपका डबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रेस गैसियस फेज में देखा तो कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, प्रेशर डबल हुआ और रेट आपका 3 टाइम्स बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट जैसे जैसे बढ़ रही है, मतलब रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उस तरह जो जो डिपेंडेंसी है वो मतलब चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, एग्जैक्टली हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे किस तरह ये कंसंट्रेशन या प्रेशर वॉल्यूम किस तरह इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। चेंज तो हो रहा है, फैक्टर डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन किस तरह चेंज कर रहा है, ये सारी चीज हमने इसीलिए समझाई। तो मेन चीज है वो अब है, अब आप लिख लो, क्योंकि अब इस सब कॉम्प्लिसिटी को खत्म करने के लिए हमारे पास एक टर्म आया है, वो है ऑर्डर। तो राइट डाउन फिर और समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन is found to be dependent on concentration in a very complicated manner, concentration in a very complicated manner, and this dependency also changes with the progress of reaction, बात समझो जो हम बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जब देखा गया तो कंसंट्रेशन पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैनर में डिपेंड कर रहा है, और ये डिपेंडेंसी आपकी चेंज हो रही है। जैसे जैसे रिएक्शन जब आगे बढ़ती है तो ये डिपेंडेंसी भी आपकी चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हमें तो ये सिंपलेस्ट मेथड में पढ़नी है, तो लिखो बट इन दिस टॉपिक we are going to study the simplest kind of dependence of rate on concentration of different species, वही मैं कह रहा था। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो कंसंट्रेशन पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड में डिपेंड करती है, और वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे पूरा एक केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग एक ब्रांच ही है, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट ही है जब केमिकल इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था कि बिल्कुल अलग ब्रांच है, जिसमें सीआरई में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे आपका रेट और रिएक्शन आपस में कौन कौन से मतलब फैक्टर्स रियल में डिटेल में कैसे कंसंट्रेशन आपकी डिपेंड करती है डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में, जेई के सिलेबस में जो सिंपलेस्ट टाइप का है, जो सिंपलेस्ट टाइप की डिपेंडेंसी है रेट की कंसंट्रेशन पे, वो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट स्पीसीज में। तो ज़्यादातर रिएक्शन के लिए जो देखा गया है, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादातर रिएक्शन के लिए जो रेट का डिपेंडेंसी कंसंट्रेशन पे दिखाया गया है
वो रेट जो होता है आपका, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। एक नया टर्म आया ऑर्डर, मतलब रेट जो होता है कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस यही चीज आपको खींचे चली आएगी कि ऑर्डर आया कहाँ से। ऑर्डर बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जो ज़्यादातर रिएक्शन के पे फिट बैठती है। तो रेट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्डर। अब हमें ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहां से एक और चीज पता चल जाएगी हमें, तो रेट, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, ठीक है, और कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, क्या ऑर्डर। तो यहां से रेट का एक नया डेफिनेशन आया, ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म में। रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर। अब ये जो के है आपका, के आपका बोलते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो लिख लो ये सारी बातें कि अबव एक्सप्रेशन is known as rate law expression, rate law expression। कौन सा, ये जो नीचे वाला है, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसी को ही बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब कोई बोले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, आगे भी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बताएंगे। और सिंपली या फिर रेट लॉ लिखो, और सिंपली रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ सेम चीज है, ठीक है। और ये के क्या है, एंड के इज ए कांस्टेंट, known as rate constant और velocity constant और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो आपको बेसिकली रेट कांस्टेंट ध्यान रखना है, बाकी सारे टर्म आपको बाई चांस ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होती है। तो अब यहाँ पे हमने एक और नया टर्म देखा, रेट कांस्टेंट, ठीक है, के। तो जरा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, अब फिर हम आगे की बातें करेंगे। तो आपको रेट यहाँ समझ में आ गया, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, जिसको हम लोग रेट लॉ या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। देखो यार, बहुत कोई तूफानी चैप्टर नहीं है, बहुत आराम से अगर एक एक चीज समझ जाओगे तो पूरा चैप्टर एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें अब किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे किसके, रेट कांस्टेंट के बारे में। तो राइट डाउन द हेडिंग रेट कांस्टेंट। अब ये सब उसी के ही अंदर है, कंसंट्रेशन वाले फैक्टर के अंदर। तो उसमें आ गया हमारा रेट कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है। तो रेट कांस्टेंट के, अब देखो हमने अभी अभी देखा है, क्या देखा है कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, ठीक है। अगर हमारा कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 हो जाए तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे R इक्वल टू के इंटू 1 का पावर ऑर्डर। ध्यान रखो, और 1 की पावर कुछ भी करो आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रे R इक्वल टू के। तो यहाँ से हमारी रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन आ गया, क्या आ गया बेटा, कि के इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन, when concentration of each and every species involved
involved in rate law is unity. बेसिकली K इज डिफाइंड, K आपका रेट ऑफ रिएक्शन तब का है जब कंसंट्रेशन, आपकी रेट लॉ में जितनी भी कंसंट्रेशन होंगी C, वो जब आपकी 1 हो जाएंगी तब हम लोग क्या कहेंगे उसको, K को हम लोग तब का रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे. तो K इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज इन्वॉल्व इन रेट लॉ इज यूनिटी. समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट है कि K इज डिफाइंड जब आपका कंसंट्रेशन सारी स्पीसीज का जो रेट लॉ में इन्वॉल्व है 1 हो जाएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, रेट कांस्टेंट बोलेंगे. ठीक है, उस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट या K बोलेंगे, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे, या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलेंगे. ठीक है ना. तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट K क्या होता है, जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व इन रेट लॉ विल बी 1 या रेट लॉ एक्सप्रेशन विल बी 1. ओके, तो ये हो गया रेट कांस्टेंट के बारे में. अब इसकी हम लोग यूनिट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी यूनिट का. आसान है, अगर रेट कांस्टेंट समझ में आया होगा तो आपको यूनिट भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखो इसकी यूनिट देख लेते हैं. यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. जरा देखो होता क्या है, पहले कैसे इन्वॉल्व होता है. तो हमारा क्या होता है, R जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, K कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, यही ना होता है. लेट सपोज ऑर्डर आपका कोई n है, ऑर्डर यहाँ पे हमने n मान लिया है. ठीक है, ऑर्डर रिएक्शन का n है, तो K आपका क्या आ जाएगा, K यहाँ से आ जाएगा R अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n, कंसंट्रेशन का पावर n. तो अगर यहाँ से यूनिट देखें तो यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ K विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ R अपॉन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का पावर n. ध्यान से समझना, यही ना हो जाएगा. और यूनिट ऑफ R क्या होगा आपका, यूनिट ऑफ R विल बी मोल पर लीटर टाइम. दिस इज यूनिट ऑफ R. और यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर का पावर n. ध्यान से समझना, मोल पर लीटर यहां भी है, जरा ध्यान से देखो. दिस इज ऑल्सो मोल पर लीटर एंड, तो ये मोल पर लीटर की पावर 1 है, ये मोल पर लीटर की पावर n है. तो n ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा. तो अगर यहां से हम लोग देखें क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा मोल पर लीटर, ये ऊपर चला जाएगा तो बेस सेम है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा n, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 1 माइनस n. टाइम अपॉन में है, ये टाइम की पावर 1 है, टाइम ऊपर जाएगा तो -1, तो टाइम इनवर्स. तो ये हो गई यूनिट. तो अगर हम लोग यूनिट ऑफ K की बात करें, यूनिट ऑफ K विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n. n क्या है आपका, ऑर्डर टाइम इनवर्स. टाइम आपका क्या हो सकता है, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, ईयर, कुछ भी. ठीक है ना. तो दिस इज द यूनिट ऑफ K. तो ये आपको याद रखना है, K का यूनिट आपको. अब K की यूनिट आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, ऑर्डर पे. अगर आपका ऑर्डर चेंज होगा तो K का यूनिट भी चेंज होगा. बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से बता रहा हूँ. ठीक है, यूनिट अगर आपका ऑर्डर अगर चेंज होगा किसी रिएक्शन का तो रेट कांस्टेंट का यूनिट भी चेंज होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पर लीटर 1 माइनस n. n क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो ये हो गया आपका ऑर्डर के बारे में. ठीक है ना. जरा देखते हैं कुछ, हम लोग देखते हैं ऑर्डर निकाल के, डिफरेंट ऑर्डर दिए गए उनका हम लोग यूनिट निकालते हैं. लेट सपोज आपको ऑर्डर पता है, ऑर्डर या n की वैल्यू आपको दी गई हो. ठीक है, और आपको यूनिट पता करनी हो, यूनिट ऑफ K. ठीक, जरा देखो
ध्यान से देखना, ठीक है ना। ऑर्डर अगर जीरो है मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा आपका, तो और जीरो ऑर्डर है तो n की जगह जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एन, तो 1 माइनस जीरो इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। तो क्या आ जाएगी यूनिट, यूनिट आ जाएगी आपकी इसकी मोल पर लीटर, ठीक है ना, टाइम। ओके, तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर टाइम, ठीक है ना। या फिर अगर ऑर्डर आपका फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा तो n की जगह 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, तो यूनिट क्या बचेगी, सिर्फ टाइम इनवर्स। क्या बचेगी, टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, डे इनवर्स, आर इनवर्स। तो ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर वाला केस, तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला केस। सिमिलरली अगर ऑर्डर आपका सेकेंड है तो क्या हो जाएगा, n की जगह 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 आ जाएगा, तो लीटर पर मोल या फिर मोल क्या आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, लीटर पर मोल टाइम इनवर्स, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लो, ऐसे मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, अभी सही है, कंफ्यूज नहीं होगा। सिमिलरली अगर ऑर्डर 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 तो लीटर पर मोल का पावर 2 या मोल पर लीटर की पावर -2, मोल पर लीटर की पावर -2 टाइम इनवर्स। तो इस तरह हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। मान लो ऑर्डर आपका आधा है, -1/2 है ऑर्डर, ऑर्डर आपका निगेटिव हो सकता है, अभी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो अगर -1/2 है तो भी आप n की वैल्यू क्या रखो, -1/2, तो -1/2 1 प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 3/2 टाइम इनवर्स। तो ये इस तरह हम लोग क्या निकालेंगे, k का यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक मस्त क्वेश्चन लिखते हैं इसी से रिलेटेड, जो कि आपके IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो प्लीज बात समझते चलना, ठीक है, कोई इतना बहुत कठिन नहीं है, कुछ झेलना नहीं, बिल्कुल भी मत झेलना यार, ठीक है। बहुत आसान चीजें हैं, बहुत स्मूथली पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं चिल्लाऊं तो लगे चीजें टफ है, आसान चीजें हैं, बहुत स्मार्ट वे से आराम से पढ़ाई करेंगे और बहुत स्लो स्लो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखो, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, for a particular reaction, value of rate constant, value of rate constant k, k का वैल्यू दिया गया है 3 इंटू 10 की पावर 3, 3 इंटू 10 की पावर 3 लीटर स्क्वायर मोल -2 एंड सेकेंड इनवर्स। आपको क्या पताना करना है, आपको पता करना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको जेई का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या दिया गया है, रेट कांस्टेंट दिया गया है यूनिट के साथ, और आपको क्या पता करना है इसका, आपको इसका ऑर्डर पता करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है ऑर्डर क्या होता है, अगर यूनिट ऑफ के निकालें, यहाँ पे के की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्डर होता है यहाँ पे रेट कांस्टेंट का ऑर्डर और यूनिट ये रिलेट करती है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के आपकी क्या होती है, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर, ऑर्डर इज योर n एंड टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। अब यूनिट ऑफ के दी गई है आपको, यूनिट ऑफ के क्या दी गई है, लीटर पर मोल, यहां इस केस में लीटर पर मोल -2 सेकेंड इनवर्स, और इसमें क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर, टाइम क्या है सेकेंड में, तो सेकेंड इनवर्स। अरे ठीक है, तो ये इसको ये +2 कर लो ना, लीटर पर मोल है ना, तो +2 आएगा,
ठीक है, ये लीटर पर मोल, ये मोल पर लीटर। तो इसको भी हम लोग देखो, हम ये जानबूझ के ज्यादा स्टेप्स में करा रहे हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, मोल पर लीटर -2, ठीक है, पलट दिया, सेकेंड इनवर्स इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो ये गया, ठीक है। कंपेयर कर लेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो सेम है, ठीक है ना। अभी क्या है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 1 - n इक्वल टू -2। तो यहाँ से जो n का वैल्यू आ जाएगा, n विल बी 1 + 2 दैट विल इक्वल टू 3। तो ऑर्डर क्या आ गया यहाँ पे, ऑर्डर इक्वल टू 3। तो देखो कितना आसान है, ये जेई का क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हो। IIT जेई में सीधे आपको फार्मूला अगर अप्लाई करना आ गया, अच्छे से आप समझ गए ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक लाइन का क्वेश्चन है, जानबूझ हमने तो इतनी लाइन में जानबूझ कराया ताकि आप समझ सको वन स्टेप। अगर आपके बोर्ड में आ जाए तब भी आपको कैसा करना है। और बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको ऑर्डर दिया गया होगा तो रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना होगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया गया होगा, आपको ऑर्डर निकालना गया है। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई ना 3 × 10⁻3, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें पता है कि यूनिट से ही हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट से ही ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो इसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, रेट और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। और बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिख लो, डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, रेट एंड रेट कांस्टेंट। ध्यान से समझने का, देखो कंफ्यूज नहीं होने का। रेट और रेट कांस्टेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और आप 1 बाय 1 सारे डिफरेंस देख ले, ताकि कभी कभी वाकई में डायरेक्ट में पूछ देता है और बच्चे नहीं समझ पाते कि ये एग्जैक्टली रेट और रेट कांस्टेंट में वो क्या हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं आपका। लेकिन कंफ्यूज होने का नहीं, आपको अभी तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कंफ्यूज ना हो, ताकि आप सेपरेट लिख भी लो एक जगह पे कि रेट और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस होते क्या क्या है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो आपका डेफिनेशन का ही हो गया, ठीक है। पहला डिफरेंस तो आपका डेफिनेशन का ही हो गया। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो लिख लो चेंज इन कंसंट्रेशन। देखो हम ज़्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, ये ऑलरेडी आपके नोट्स में हम लिखवा चुके हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और अगर रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन देखें तो ये रेट कब है, रेट व्हेन कंसंट्रेशन कैसी हो, कंसंट्रेशन इज यूनिटी। मतलब जब सारी कंसंट्रेशन आपकी रेट लॉ में जो भी आपके एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी यूनिट क्या है, वो कैसे हो, 1 यूनिट को। तो सीधे आप लिख लो डेफिनेशन का डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशन का डिफरेंस है, डेफिनेशन आप लिख सकते हो डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका पहला डिफरेंस, ठीक है, बहुत आसान। दूसरा जो आपका टाइम है, दूसरा डिफरेंस है, वो आपका जो रेट है वो टाइम के साथ चेंज होता है। रेट चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम। तो जो रेट है वो टाइम के साथ आपका चेंज होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपका जीरो ऑर्डर है, अगर आपका ऑर्डर जीरो है, तो फॉर जीरो ऑर्डर जो आपका रेट होगा वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। जो रेट होगा वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। क्यों, आपको भी पता है रेट इज द के इंटू कंसंट्रेशन पावर एन। एन अगर जीरो हो गया तो ओवरऑल जीरो हो गया, ओवरऑल 1 हो गया। मतलब किसी की भी पावर जीरो होता तो वो वैल्यू 1 हो जाती। तो इस केस में जो आर होगा वो आपके के बराबर होगा। तो जीरो ऑर्डर के केस में आपका जो रेट होगा वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। पहली बात, अगर आपका ऑर्डर पॉजिटिव है, अगर आपका ऑर्डर पॉजिटिव है तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन घटेगा। कंसंट्रेशन अगर घटेगा कि
सी की पावर एन, अगर ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और टाइम के साथ आपका कंसंट्रेशन घटता है, और कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट भी आपका घटेगा। तो ऑर्डर अगर पॉजिटिव है तो आपका रेट क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज होगा। अगर आपका ऑर्डर निगेटिव है, अगर हमारा ऑर्डर निगेटिव है, देखो अगर ऑर्डर निगेटिव है तो देखो यहाँ पे अगर आपका के सी की पावर एन ऑर्डर निगेटिव है, एन निगेटिव है, तो सी टाइम के साथ घटेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या है, बढ़ेगी, और ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी तो रेट भी आपका बढ़ेगा। तो वही बता रहा हूँ कि निगेटिव ऑर्डर होगा तो टाइम के साथ आपका रेट जो है वो बढ़ेगा। तो ये हो गया किसके केस में, ये बात हो गई आपके रेट कैसे चेंज करता है। और वहीं आप अगर रेट कांस्टेंट का बात करें तो रेट कांस्टेंट आपका टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। रेट आपका अगर जीरो ऑर्डर है तो कांस्टेंट रहेगा रेट, और के बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पॉजिटिव ऑर्डर हुआ तो रेट आपका टाइम के साथ कम होगा, अगर निगेटिव ऑर्डर होगा तो रेट आपका टाइम के साथ बढ़ेगा। तो ये हो गई रेट के दूसरा डिफरेंस, रेट और रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। आगे अगर हम बात करें थर्ड डिफरेंस के बारे में, तो जो आपका रेट होता है वो आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, रेट आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे। हाँ, जीरो ऑर्डर छोड़ के, जीरो ऑर्डर पे वो खाली कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो लिख लो एक्सेप्ट, ध्यान रखना अभी बाद में हम जब ऑर्डर डिस्कस करेंगे सेपरेटली तब और बताएंगे, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर छोड़ के। और जो आपका रेट कांस्टेंट है वो आपका कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो लिख लो रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट्स डिपेंड्स on temperature, catalyst and activation energy, तो आपका जो K है वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये हो गए आपके तीन मेजर डिफरेंस। एक और डिफरेंस लिख लो यूनिट का, ठीक है। अगेन रेट का यूनिट आपको पता है, कंसंट्रेशन टाइम का रेट कांस्टेंट का भी यूनिट आपको पता है। यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट दैट इज इक्वल टू मोल पर लीटर टाइम। और यूनिट ऑफ के क्या होता है, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस ऑर्डर या 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो ये आ गया आपका लास्ट डिफरेंस। तो ये आपका बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी दे कैन आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। अदरवाइज आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो ताकि जो आपको कंफ्यूजन है वो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारा मेन डिफरेंस रेट और रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर के बारे में, ये ऑर्डर होता क्या है, ठीक है। ऑर्डर के बारे में बात करेंगे डिटेल में ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, और हर ऑर्डर का सेपरेट डिस्कशन करेंगे कि ऑर्डर होता कैसे है, हम लोग रिएक्शन में कैसे स्टडी करते हैं, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और ये क्या है, कहाँ से आया है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है तो कैसे है, ओके। तो लिख लो सम ऑफ पावर ऑफ all concentration terms
appearing all concentration terms appearing in the rate law is known as order। तो बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे उनकी पावर का सम जो होगा वही आपका ऑर्डर होगा। देखो लेट सपोज आपको एक रिएक्शन दी गई है ए, बी और सी, और वो हमको दे रही है प्रोडक्ट, ठीक है, ए, बी या सी। अब देखो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस भी हो सकती है और अनबैलेंस भी हो सकती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस कुछ भी हो सकती है। अब देखो हमें एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया होगा कि पर्टिकुलर ए, बी और सी की कंसंट्रेशन पे कैसे ऑर्डर रेट डिपेंड कर रहा है, तो ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला होगा। तो लिख लो बाय एक्सपेरिमेंट जो रेट ए की कंसंट्रेशन पे रेट कैसा डिपेंड कर रहा है, ए की कंसंट्रेशन का पावर पी है। पी यहाँ पे क्या है, पी जो है ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर है किसके, विद रिस्पेक्ट टू ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ये ए आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा या कुछ ना कुछ हिंट दी गई होगी, ठीक है ना, समझे कि नहीं। तो ये ए के रिस्पेक्ट में हमें, ए की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हमें रेट और ए कैसे डिपेंड कर रहा है, या ए के रिस्पेक्ट में हमें ऑर्डर दिया गया है। सिमिलरली एक्सपेरिमेंटल आपको बी के रिस्पेक्ट में भी, लेट सपोज बी के रिस्पेक्ट में जो इसका ऑर्डर है वो क्या है, क्यू है। क्या है, क्यू है। तो क्यू क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये किसके है, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये यहाँ पे भी आपका क्यू कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम एक्सपेरिमेंटल देखें, जो रेट है सी पे कैसे डिपेंड कर रहा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर, लेट इसका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी मान लो आर। तो आर भी आपका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या है, सी। अब सी आपका पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, जीरो भी, ठीक है ना। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, 2 and 3 वी कैन राइट डाउन क्या, जो आपका रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्यू एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर आर। ये हो गया आपका रेट के ये एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, 1 और 2 और 3 एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये आपको गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, ए की पावर कंसंट्रेशन पी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी, बी कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्यू और कंसंट्रेशन सी की पावर आर। पी क्यू आर क्या है, ऑर्डर है, पी का ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, बी है और क्यू है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी एंड आर है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी। तो इतना पता चल गया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारा क्या लगेगा, एक कांस्टेंट दैट इज रेट कांस्टेंट के। यहाँ से लिख सकते हैं ए की पावर पी, बी की पावर क्यू एंड सी की पावर आर। ये जो हमारा हो गया, यही है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन, जिसमें हमारे डिफरेंट स्पीसीज के कंसंट्रेशन ए इन्वॉल्व हैं, जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हैं, ए और बी और सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है आपका, ऑर्डर जो होता है, जो कंसंट्रेशन टर्म रेट लॉ में इन्वॉल्व होते हैं, उनका जो पावर होता है उनका सम। तो एक कंसंट्रेशन कौन कौन सा, ए, बी और सी, इनके पावर क्या है, पी, क्यू और आर। तो ऑर्डर क्या होगा, इनके पावर्स का सम, तो पी प्लस क्यू प्लस आर। तो अब ये हो गया ऑर्डर किसका, ओवरऑल रिएक्शन का। पी क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है, क्यू क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी है, और आर क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आर है। और पी प्लस क्यू प्लस आर क्या हो गया, ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये कैसा हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है।
और ये कहाँ होगा, ये हमारी एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये हमारी क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये रहा ऑर्डर के बारे में कुछ बातें, तो लिख लो क्या, 4 बना के, ऑर्डर इज ऑलवेज determined experimentally full stop, it should be either given in the problem or should be calculated in the problem, by given information, ठीक है। तो ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, या तो ये हमेशा प्रॉब्लम में हमारे साथ दिया होगा या हमें डेटा दिया गया होगा, उससे हमें ऑर्डर निकालना होगा। तो ये हो गया ओवरऑल ऑर्डर के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बात करेंगे ऑर्डर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की, और ऑर्डर के बारे में थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल में हम लोग डेटा यूज करके ऑर्डर निकालते हैं, और कैसे ऑर्डर यूज करके हम लोग बाकी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आज तक हमने ऑर्डर के बारे में काफ़ी जानकारी ले रही है, रेट के बारे में बाकी बची हुई जानकारी मिल गई है, ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है आपका रेट, उसके बारे में जानकारी हो गई। आप लोग प्लीज़ हर लेक्चर पूरा का पूरा लें और क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करते रहें जो भी हैं आपके। बाकी हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको लगवाएं, ठीक है। तो ओके क्लास, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।